This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज एक हम स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। इसे हम आम भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी दवा से कोई सीवियर एलर्जी हो गई तो वो क्या है, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को यदि आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आपको आई बटन मिलेगा, वहां पर लिंक होगा इंग्लिश लेक्चर का, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस या एनाफाइलेक्सिस क्या है? एनाफाइलेक्सिस एक विशेष एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच एक इमीडिएट रिएक्शन है, जो और वी कैन से कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, और इसे हम अति संवेदनशीलता या हाइपर एलर्जिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। यह प्रतिक्रिया या यह रिएक्शन आईजीई की मध्यस्थता वाले या मीडिएटेड जो केमिकल्स हैं उनके बॉडी में रिलीज होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, और यहाँ पर ये कई बार जानलेवा रिएक्शन के रूप में भी सामने आ सकती है। यदि हम पैथोफिजियोलॉजी को देखें कि इसमें होता क्या है हमारी बॉडी में, तो एनाफाइलेक्सिस एक्चुअली जो मास्ट सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल सेल्स घूम रही होती हैं, और जो पेरिफेरल बेसोफिल्स हैं ब्लड में, उनकी सरफेस पर एक विशेष आईजीई एंटीबॉडी होता है। कोई भी फॉरेन एंटीजन जो हमारी बॉडी के लिए एलर्जन है या एलर्जी करता है, वो जब इसके संपर्क में आता है तो दोनों में रिएक्शन होती है। इसके फलस्वरूप कुछ बायो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्रिएंस आदि। ये जो केमिकल्स हैं इनकी उपस्थिति से या इनके प्रेजेंस से वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फ्लशिंग होती है, अर्टिकेरिया यानी छोटे छोटे दाने बॉडी में जगह जगह उभर जाते हैं, जो स्मूथ मसल्स है उनमें एंटन हो सकती है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, म्यूकोसल एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कारण क्या है, ये रिएक्शंस क्यों होती हैं। तो नॉर्मली किसी भी एलर्जन की उपस्थिति या एलर्जी की उपस्थिति से ये रिएक्शन हो सकती है। आमतौर पर सबको पता होता है कि कैंडिडेट को अगर किसी दवा से या किसी भी चीज से रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब भी उसको वो इंजेक्शन लगाया जाए या दवा दी जाए या उसके संपर्क में आए तो वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक बार वो थोड़ी हल्की रिएक्शन हुई तो अगली बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो किसी भी टाइप की, कितने भी लेवल की यदि एनर्जी है तो सावधान रहना उस कैंडिडेट को जरूरी होता है। तो ये एलर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है। फूड से यदि एलर्जी है, जैसे कईयों को मूंगफली से एलर्जी हो सकती है। कुछ ट्री नट्स होते हैं जैसे अखरोट, पिकान, काजू, बादाम, शेलफिश, झींगा मछली, केकड़ा, दूध, अंडे, सोया, गेहूं, किसी भी चीज से यदि एलर्जी है तो वो एलर्जी कभी भी उसके दोबारा संपर्क में आने से या फर्स्ट टाइम संपर्क में आने से भी वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के रूप में उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जैसे एंटीबायोटिक्स, विशेष रूप से पेनिसिलिन और सल्फा एंटीबायोटिक्स, एलोप्यूरिनोल्स, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, एनेस्थेटिक एजेंट्स जैसे लाइडोकेन, प्रोकेन, वैक्सीन्स, हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, वेसोप्रेसिन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स, एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये सब एनाफाइलेक्सिस का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जैसे सीरम, एनिमल सीरम जैसे टेटनस में एंटीटॉक्सिन देते हैं, स्नेक विनोम एंटीटॉक्सिन, रेबीज एंटीटॉक्सिन, और जो भी जिनका स्किन टेस्ट किया जाता है, आपको पता है डॉक्टर्स लिख देते हैं कि आप एएसटी करवाइए, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट, तो वो सारी ड्रग्स कभी भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट जैसे मधुमक्खी, ततैया, पीली जैकेट नाम का इंसेक्ट, चींटियां, फायर एंट्स, ये सब कभी न कभी इनके जो केमिकल्स होते हैं जो बाइट करते समय रिलीज होते हैं वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कर सकते हैं।
इसके अलावा लेटेक्सिबल, जैसे कईयों को ग्लव्स से एनर्जी होती है, एलर्जी होती है। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों टाइप के जो लेटेक्स है, रबर है, वो एलर्जी कर सकता है। तो ये मुख्य कारण है जो एलर्जी रिएक्शन पैदा करते हैं। अब पॉइंट आता है कि कैसे पता लगेगा कि एनाफाइलेक्टिक शॉक है या रिएक्शन है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? जो भी लक्षणों की उपस्थिति है उसके आधार पर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस 3 टाइप की हो सकती है, 3 स्टेजेस या फेजेस हो सकती हैं। माइल्ड सिस्टेमिक रिएक्शंस, मॉडरेट सिस्टेमिक रिएक्शंस तथा सीवियर सिस्टेमिक रिएक्शंस। माइल्ड रिएक्शंस में जो लक्षण होंगे वो हल्के होंगे। इसमें पेरिफेरल टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, वार्मथ हो सकता है, मुंह और गले में ऐसे भरा हुआ फुलनेस फील होगी, नेजल कंजेशन हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग हो सकती है आंखों के चारों तरफ, नेजल कंजेशन हो सकता है और आंखों में पानी या टीयरिंग हो सकती है। और ये जो रिएक्शंस हैं नॉर्मली विद इन 2 आवर ऑफ द एक्सपोजर होता है माइल्ड में। इसी प्रकार मॉडरेट में माइल्ड वाले तो जो लक्षण हैं वो तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा कुछ और लक्षण हो सकते हैं, जैसे फ्लशिंग, वार्मथ, एंजाइटी, सांस लेने में तकलीफ और खुजली। ये कुछ एडिशनल लक्षण हैं माइल्ड के अलावा, और इसमें भी जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो विद इन 2 आवर ऑफ एक्सपोजर हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे खतरनाक है, जो जानलेवा रिएक्शन है, जिससे समय पर यदि मैनेज ना किया जाए तो जान जा सकती है, वो है सीवियर सिस्टेमिक रिएक्शन और एनाफाइलेक्टिक शॉक। इसमें गंभीर प्रणालीगत या सिस्टेमिक रिएक्शंस होती हैं। बाकी जो लक्षण माइल्ड और मॉडरेट में है वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो तेजी से आते हैं, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बहुत जल्दी ये जो लक्षण है माइल्ड और मॉडरेट वाले ये तब्दील हो जाते हैं ब्रोंकोस्पाज्म में, लेरिंजियल एडिमा में, डिस्निया, साइनोसिस, हाइपोटेंशन बहुत तेजी से होता है, डिस्फेजिया और स्मूथ मसल्स में ऐंठन होना, उल्टी, दस्त ये हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है और इवन रोगी कोमा में जा सकता है। तो ये लक्षण होंगे सीवियर कंडीशन के और इसमें तुरंत हमें एक्ट करना होता है। तो क्या एक्ट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मैनेजमेंट की प्रक्रिया या जो तरीका है या स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं सीवियरिटी पर। सबसे पहले रेस्पिरेटरी और कार्डियक असेसमेंट किया जाता है। यदि रोगी कार्डियक अरेस्ट में है तो इमीडिएटली सीपीआर या कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन शुरू करना होगा और साथ में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हाई कंसंट्रेशन के साथ। इसके अलावा एक रामबाण औषधि यानी जो करना ही करना है वो है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, जो 1:1000 लेकर और डाइल्यूशन में इसको सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर जो भी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है उसके अनुसार उसको लगा देंगे। इसके अलावा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे और यदि 5 मिनट तक सेम रिएक्शन सेम कंडीशन रहती है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो फिर 5 मिनट के बाद उसको दोहराया भी जाता है। इसके अलावा रोगी को हम रेफर कर देंगे हायर सेंटर में जहां पर आईसीयू की सुविधा है, क्योंकि इसमें कभी भी रोगी को आईसीयू केयर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, वहां पर रेफर करना सही रहेगा। तो ये मैनेजमेंट है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, कैसे लक्षण होते हैं, वो सब हमने इसमें डिस्कस किए। ऐसे ही उपयोगी लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।